हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कर रहे हैं जेई मेन प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जिनोन की 3 फ्लोराइड गिवन है, XeF2, XeF4 एंड XeF6, और हमें बताना है नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड Xe कितने बच जाते हैं आफ्टर बॉन्डिंग। तो अब हम सबसे पहले तो देखते हैं जिनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जिनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं 8। अब हम देखेंगे यूज कितने कर रहे हैं। सराउंडिंग एटम्स आर फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोनोवैलेंट, तो हर एक फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। तो अब हम देखते हैं जिनोन XeF2 के केस में। XeF2 में क्या होगा, 2 फ्लोरीन के साथ में बॉन्डिंग हुई है तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं फॉर बॉन्डिंग, बाकी रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। तो इनके पेयर कितने बन जाएंगे, 3 पेयर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर XeF4 में 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, 4 अनयूज इलेक्ट्रॉन के पेयर बन जाएंगे टोटल 2। और इसके बाद में है XeF6, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन यूज्ड, 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग जिनका बन जाएगा एक पेयर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट निकालनी है हमें इन सब में से। HF इज लेस पोलर देन HBr, नो दिस इज नॉट करेक्ट, मोर पोलर होता है बिकॉज HF में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है बॉन्डेड एटम के बीच में एज कंपेयर टू HBr। सेकेंड, टैप वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयन, इनकरेक्ट ऑप्शन। टैप वाटर में बहुत सारे सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं तो उसके अंदर आयन की प्रेजेंस रहेगी। थर्ड, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा रिलीज ऑफ एनर्जी अगर ज्यादा होगा तभी हो सकता है। और लास्ट में हमें क्या दिया गया है, कोवेलेंट बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, नो, आयनिक बॉन्ड में होता है, कोवेलेंट में होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अनायन HCOO negative the 2 carbon oxygen bond are found to be of equal length, what is reason for that। रीजन में आप देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये है आपके पास में फॉर्मेट आयन। फॉर्मेट आयन को अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो एक बॉन्ड हमें डबल और दूसरा बॉन्ड सिंगल दिखाई दे रहा है, बट ऐसा होता नहीं है कि ये दोनों अलग अलग बॉन्ड लेंथ शो करे। इट इज ड्यू टू रेजोनेंस, बिकॉज यहाँ पर ये हमारा जो इतना पार्ट है C डबल बॉन्ड O एंड CO नेगेटिव, ये कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन में है तो 100% रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं हम इसके लिए। तो यहाँ से अगर हम इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये हमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरह से मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन, और यहाँ से ये एक पेयर आकर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे हमें ये मिलेगी एक कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट आयन। तो इस तरह से हमें मिल जाते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और दोनों की दोनों बॉन्ड लेंथ बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन CO, और यहाँ पर पूरी स्पीसीज के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और इसी की वजह से क्या होते हैं, दोनों बॉन्ड बिल्कुल सेम होंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए सेकंड ऑप्शन, द अनायन HCOO नेगेटिव हैज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग आइडेंटिकल शेप। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में बहुत कॉमन है। आपको शेप, हाइब्रिडाइजेशन, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कौन सी ऐसी 2 स्पीसीज है जिनकी शेप बिल्कुल सेम हो जाती है। XeF2, देखिए हम यहाँ पर ये भी कर लेते हैं कि किस तरह से हमें निकालनी भी है शेप। XeF2 में आप देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 8, यूज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं बॉन्डिंग के लिए 2, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर कितने बच जाते हैं, टोटल 2 यूज होने के बाद में हमें मिल जाएंगे 3 लॉन पेयर, और इनके लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। और शेप कैसी बनेगी, बिकॉज 2 ही बॉन्ड है तो यहाँ पर शेप इस तरह से बनती है, हमारे पास सेंटर में रहेगा जिनोन, ऊपर और नीचे चला जाएगा Fe, और ये जो 3 ट्रायंगल में इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, इन तीनों पर आ जाते हैं लॉन पेयर। तो ये है लीनियर स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज शेप दोनों चीजें डिसाइड कर सकते हैं। CO2 के केस में देखेंगे तो CO2 का केस, हमें CO2 के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया है कि CO2 भी लीनियर होता है। तो हमारा यहाँ पर तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया है, और ये क्योंकि सिंगल चॉइस करेक्ट वाले आंसर हैं तो इसलिए आपका फर्स्ट में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बट बाकी सबके लिए भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। BF3 है, BF3 के अंदर क्या हो जाएंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड है सिर्फ, और PCl3 में 3 सिग्मा प्लस 1 लॉन पेयर है, तो इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल शेप में नहीं होंगे। इसके बाद में है PF5 और IF5, यहाँ पर भी लॉन पेयर का डिफरेंस आ जाएगा। इसके अंदर है 5 सिग्मा और इसके अंदर है 5 सिग्मा प्लस 1 लॉन पेयर, तो इन दोनों की शेप भी अलग अलग होगी। CF4 में
कार्बन के अराउंड कोई भी लोन पेयर नहीं बचता, तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 4 सिग्मा होंगे। और अगर हम SF4 की बात करते हैं, देखिए सल्फर में होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से उसने सिर्फ 4 यूज किए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे 4 सिग्मा प्लस 1 लॉन पेयर। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर अगर सेम है तो उनकी आइडेंटिकल शेप बन सकती है, अदरवाइज नहीं। तो इनका मतलब बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट ही हैं हमारे पास में। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO is 2.5 while NO+1 is 3. Which of the following statement is true for these two species? बॉन्ड लेंथ, सारे ही ऑप्शन हमें बॉन्ड लेंथ के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले ही हम ये बात कर लेते हैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में रिलेशन क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ की वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। और साइमल्टेनियसली हम ये भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हमें गिवन है 2.5 स्मॉलर है और NO+1 के लिए हायर वैल्यू है, तो जिसके लिए लार्जर वैल्यू होगी उसके लिए बॉन्ड लेंथ की वैल्यू छोटी होगी। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इन NO+1 इज स्मॉलर देन NO। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी करेक्ट चॉइस हो जाएगी ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 4, बॉन्ड लेंथ इन NO इज ग्रेटर देन NO+1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड ऑक्सीजन इन बोरिक एसिड आर रिस्पेक्टिवली। बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह से बनता है, हमारे पास में ट्रायंगुलर होगा। ये बोरोन के अराउंड 3 OH लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोरोन के अराउंड क्या बन रहे हैं 3 सिग्मा बॉन्ड। तो बोरोन के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्राइगोनल प्लीनर स्ट्रक्चर बनती है। तो हाइब्रिडाइजेशन में पहला तो आ गया sp2 बोरोन के लिए sp2, और दूसरा ऑक्सीजन के लिए निकालना है। जब ऑक्सीजन ने एक तरफ से बोरोन और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग कर रखी है तो इसके पास में 2 लॉन पेयर भी बचते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया ऑक्सीजन के अराउंड क्या हो गए 2 सिग्मा प्लस 2 लॉन पेयर। तो इनको अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो 4 बनता है। और यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बन जाएगी sp3 है ऑक्सीजन के लिए। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 sp2 एंड sp3 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व्ड इन। 90 डिग्री एंगल किन किन के अंदर होगा ये हम ऑप्शन में चेक करते हैं। sp3 में एक भी नहीं होता बिकॉज 109.5 डिग्री होगा यहाँ पर। sp3d2 की शेप कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास में सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है dsp2 इज स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर में 4 ही बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए इसमें सिर्फ 4 ही हमें बॉन्ड एंगल मिलेंगे 90 डिग्री के। और उसके बाद में sp3d में सिर्फ 2 ही बॉन्ड होंगे 90 डिग्री के, बाकी 3 बॉन्ड 120 पे होते हैं। तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल बॉन्ड एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं। व्हेन हाइड्रोजन इज सैंडविच बिटवीन 2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल देन बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी आ जाती है, और ये पोलैरिटी थोड़ी सी कोवेलेंट बॉन्ड में आने वाली पोलैरिटी से ज्यादा एक्सटेंड की होती है, इसलिए ये नया बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। इस बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं बाय डैश डैश। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन बनाते हैं, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। यही है हमारे पास में 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए सबसे सुटेबल, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉलर साइज। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास में फ्लोरीन किन में प्रेजेंट है। फ्लोरीन सेकंड ऑप्शन में देखिए, दोनों फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन सैंडविच्ड है, तो इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। 9th question, the bond dissociation energy of VF in BF3 is 646 kilojoule per mole, whereas in CF4 it is 515 kilojoule per mole. The correct reason for higher bond dissociation energy in case of BF as compared to CF is, reason क्या होता है, BF3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है पहले हम ये देखते हैं। BF3 का ये है आपके पास में स्ट्रक्चर, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। यहाँ पर बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, और बोरोन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, अपने खाली p ऑर्बिटल को यूज करेगा। इनके खाली p ऑर्बिटल सराउंडिंग एटम के फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ में इस तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं, और इससे हमें मिल जाता है पाई बॉन्ड।
और हमारे पास में क्योंकि सराउंडिंग में 3 फ्लोरीन प्रेजेंट है तो इस तरह की बॉन्डिंग तीनों फ्लोरीन के साथ में पॉसिबल हो सकती है। तो ये हम बोल सकते हैं कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह बन जाएगा ये। और यहाँ पर आ जाते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसे हम बोलते हैं पी पाई बैक बॉन्डिंग। एंड ये स्पेशल एग्जांपल ही समझिए आप पी पाई बैक बॉन्डिंग का, बिकॉज बोरोन के बाकी हैलाइड ये बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं CF4 के लिए। तो CF4 में आप देखिए चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी बैक बॉन्डिंग, इसलिए यहां पर तो रहते हैं कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि BF बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास में। Significant p-pi interaction between B and F in BF3, where is there no possibility of such interaction between C and F in CF4? Yes, first option is correct. जो हमने explain किया है वही आपको first option में given है। 10th question, among the following species which to have pyramidal shape? हमें 4 स्पीसीज दी हुई हैं और हमें देखना है पिरामिडल कौन कौन सा होगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं Ni3। नाइट्रोजन के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 3 बॉन्डिंग के लिए यूज हो चुके हैं, तो ये पिरामिडल शेप शो करेगा। तो ये है आपके पास Ni3 का स्ट्रक्चर पिरामिडल, यस, तो इसे हम टिक कर लेते हैं। सेकंड है I3-1, सेंट्रल आई के पास में है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, -1 चार्ज की वजह से एक और मिल गया तो टोटल हो गए इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो वो आयोडीन के साथ में बॉन्डिंग के लिए यूज कर रहा है, बाकी 3 लोन पेयर बच जाएंगे, तो 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर। तो यहाँ से हमें मिलेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उसके ऊपर आएंगे लोन पेयर, और अबव द प्लेन बिलो द प्लेन जाएंगे दोनों आयोडीन। ये है आपके पास में I3-1 की स्ट्रक्चर। तो ये है लीनियर स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब ये नहीं होगा पिरामिडल। इसके बाद में हम थर्ड लेते हैं SO3-2, सल्फर सेंट्रल एटम, इसके पास में है टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें 2 और एड ऑन हो गए तो ये हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 6 यूज हो गए हैं विद ऑक्सीजन बॉन्डिंग के लिए और बाकी के 2 बच गए हैं। तो इसके पास में 3 इस तरह से ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग के बाद 1 लॉन पेयर बचेगा, तो ये भी पिरामिडल हो जाएगी हमारे पास में। तो SO3-2 ये है आपके पास में पिरामिडल, तो इसको टिक कर लेते हैं। और लास्ट स्ट्रक्चर है NO3-1, नाइट्रोजन के पास में है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, -1 चार्ज एक ऐड हो गया तो टोटल हो गए 6 में से सबके सब ऑक्सीजन के साथ में यूज हो गए हैं बॉन्डिंग के लिए, इसलिए ये हमारे पास में बनेगा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ 2 ही स्पीसीज हैं जो पिरामिडल स्ट्रक्चर शो कर रही हैं, ये हो गई फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इज। स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सेंट्रल एटम या सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये देखिए हमारे पास में एक ही ग्रुप से बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। यहाँ पर हमने सभी के क्लोराइड्स ले लिए हैं। इन सभी क्लोराइड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सभी क्लोराइड होते हैं पिरामिडल, जैसे कि हमने ये एक बना लिया है, दिस इज NCl3। NCl3 के स्ट्रक्चर में आप देखिए 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या कर रहा है? रिपेल करेगा, इसलिए इसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है बिकॉज Cl अंदर शिफ्ट हो जाएंगी। ये शिफ्टिंग सभी में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग शिफ्टिंग किस में होगी? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग ऑल। तो इसमें हम क्या कहेंगे, जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेंगे? टुवर्ड्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जितना पास में होंगे उनका रिपल्शन या अंदर की तरफ जो शिफ्टिंग है वो उतनी ही कम होगी, इसलिए NCl3 के लिए बॉन्ड एंगल जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, लाइक फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? दूर रहेंगे फॉस्फोरस से। यहाँ पे देखिए ये फॉस्फोरस से थोड़ा सा डिस्टेंस पे दिखा दिए हैं, यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस होने की वजह से क्या होंगे, अब लॉन पेयर इनको ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल कर पाएंगे। स्ट्रांगली रिपेल करेंगे तो क्लोरीन ज्यादा अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे, इसलिए बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और ये बॉन्ड एंगल का डिक्रीज डाउन द ग्रुप कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल किस में हो जाएगा? SbCl3, जो डाउन द ग्रुप सबसे नीचे प्रेजेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर the 2 species are not isostructural? Isostructural means same structure जिनका नहीं है वो स्पीसीज चूज करनी है।
स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ पर अगर हमारे पास में लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर बिल्कुल सेम आ जाते हैं तो वो सारी की सारी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम शो करेंगे। अब हम देखते हैं स्पीसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, Al(F6-3). एल्यूमिनियम के पास में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और ऐड ऑन हो गए हैं, तो टोटल इसके पास में जो बनेंगे 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ऐसे ही SF6 में भी क्या होंगे, सल्फर के पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 के 6 बॉन्डिंग के लिए यूज हो चुके हैं, सभी सिंगल बॉन्ड बनेंगे, तो इन दोनों में 6 सिग्मा बॉन्ड्स की प्रेजेंट है। CO3-2, CO3 कार्बन के पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 की वजह से 2 और ऐड हो गए, तो टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग में यूज हो गए, तो यहाँ पर टोटल होंगे 3 सिग्मा प्लस 3 पाई। तो हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर देखते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड 3 है दोनों ही केसेस में। सेम ऐसा ही नाइट्रोजन के केस में हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक और एड ऑन हो गया है इसके साथ में, तो टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तीनों ऑक्सीजन के साथ में वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे और दोनों में 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो ये भी बिल्कुल सेम CO3-2 जैसा स्ट्रक्चर शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, PCl4+1। फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक डिक्रीज होकर टोटल रह जाएंगे 4, तो हमारे पास में कितने आ जाएंगे 4 सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज क्लोरीन इज मोनोवैलेंट। SiCl4, सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 के 4 यूज हो चुके हैं क्लोरीन के साथ में, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं विदाउट एनी लॉन पेयर। तो देखिए सभी में सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो ऑल आर आइसोस्ट्रक्चरल। लास्ट ऑप्शन में देखते हैं PF5, फॉस्फोरस के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 5 के 5 फ्लोरीन के साथ में बॉन्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर है 5 सिग्मा। BrF5, ब्रोमीन के पास में होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 के साथ में तो इसने बॉन्डिंग कर ली, लेकिन अभी भी इसके पास में एक लॉन पेयर बचता है, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस आ गया सिग्मा इलेक्ट्रॉन और लॉन पेयर में, तो इसका मतलब इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम नहीं हो सकती, तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट डायामैग्नेटिक बिहेवियर। डायामैग्नेटिक बिहेवियर देखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा MOT के अकॉर्डिंग इनके लिए कॉन्फ़िगरेशन। तो देखते हैं B2, N2, O2 और S2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या बने। ये है सभी के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। B2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, पाई 2px और पाई 2py में। नाइट्रोजन में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुके हैं, तो ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा N2। O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सेम ऐसे ही S2 में भी 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से N2 को छोड़कर बाकी तीनों ही स्पीसीज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द बॉन्ड डिस्टेंस इन HF is 9.17 into 10⁻11 मीटर, डायपोल मोमेंट ऑफ HF is 6.104 into 10⁻30 कूलम मीटर। परसेंट आयनिक करेक्टर हमें निकालना है HF के लिए। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको गिवन है 1.6 into 10⁻19, ये है ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट, और एक हम निकालते हैं डायपोल मोमेंट म्यू चार्ज इंटू डिस्टेंस करके, तो चार्ज Q इंटू डी, Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाइड बाई D 9.17 इंटू 10⁻11 कूलम मीटर। ये आ जाता है आपके पास में जब हम इस बॉन्ड को आयनिक कंसीडर करके निकाल रहे हैं। तो अब परसेंट आयनिक करेक्टर कैसे निकलेंगे, परसेंट आयनिक करेक्टर्स हैं म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय म्यू आयनिक मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये दोनों वैल्यूज डाल देते हैं इसमें, 6.104 इंटू 10⁻30 और 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 9.17 एंड 2 10⁻30 मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑल्सो, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करके निकालते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 41.5%, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑल गिवन स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। देखिए आइसोस्ट्रक्चरल क्वेश्चन अभी हमने किया था, वही आपको सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर काउंट करने हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर बिल्कुल सेम आते हैं तो आइसोस्ट्रक्चरल होंगे, तो हमारे पास इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर हम इन सभी स्पीसीज के लिए काउंट करते हैं तो यहाँ पर सभी में प्योरली सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड विदाउट एनी लॉन पेयर, 0 लॉन पेयर, और अगर हम इनसे मिलाकर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सभी के सभी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पर हमारे पास में 4 स्पीसीज है, O2,
O2-1, O2-2 एंड O2+1। अब इन स्पीसीज में अगर हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी है तो हमें बॉन्ड ऑर्डर देखना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां से हम चेक करते हैं O2 के केस में क्या होता है। देखिए O2 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने लिखा था। O2 में जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो दो हमारे पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, π*2px1, π*2py1। बस इतना अगर आपको याद है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करवा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। और अगर हमने एंटी बॉन्डिंग में से रिड्यूस करवाए इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बढ़ेगी और बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो जब हमने O2 में से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, मींस O2+1 बनाया है, तो वो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर शो करेगा। तो इसका मतलब O2+1 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। इसके बाद में सेकंड हमारे पास में हो जाएगा न्यूट्रल O2 जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और उसके बाद में हम देखेंगे जब हम O2 में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करवा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, दिस इज 2-। क्वेश्चन नंबर 17, द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ Cn-1। Cn-1 के लिए भी हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अगर हम Cn-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो देखिए 6 + 7 + 1 टोटल हो जाएंगे हमारे पास में 14 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन के लिए लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा σ2pZ2। तो यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, जस्ट लाइक नाइट्रोजन। N2 जैसा सेम कॉन्फ़िगरेशन ये शो करते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड स्पीसीज बनेगी डायामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 3 एंड डायामैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 18, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विद लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कैसे डिसाइड करते हैं? सबसे पहले तो देखिए डाइपोल मोमेंट, कुछ मॉलिक्यूल जिनके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है उनको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, और जिनके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है उन्हें हम बोलते हैं नॉन पोलर। तो अभी हमें लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट पूछा गया है, तो हो सकता है सारी स्पीसीज ही पोलर हो, उनके अंदर हमने लोवेस्ट बनाना है, या ऐसी स्पीसीज की भी प्रेजेंस हो सकती है जो कि कंप्लीटली नॉन पोलर हो। तो इन स्पीसीज में से हम चेक करते हैं। नॉन पोलर स्ट्रक्चर होने के लिए कंडीशन क्या होती है? प्लेनर स्ट्रक्चर होनी चाहिए और उसके साथ में सराउंडिंग एटम सब सेम होनी चाहिए। अगर प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब जब सेंट्रल एटम के अराउंड कोई भी लॉन पेयर नहीं होता है, तो लॉन पेयर की एब्सेंस से वो मॉलिक्यूल प्लेनर या रेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा, तो उसकी वजह से सारे बॉन्ड डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और मॉलिक्यूल बन जाता है कंप्लीटली नॉन पोलर। तो चेक करते हैं ऐसी कोई स्ट्रक्चर है या नहीं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, नहीं, इसमें पोलैरिटी होती है। CH2Cl2 ये भी पोलर हो गया। CCl4 is correct option. Carbon is tetrahedrally bonded to 4 क्लोरीन एटम्स, और सारे क्लोरीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, ये सारे के सारे पोलर हैं, बट सारे के सारे बॉन्ड डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये मॉलिक्यूल कंप्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनता है। फॉर दिस म्यू इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड इज। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, यहाँ पर कैल्शियम और कार्बन के बीच में आयनिक बॉन्ड की प्रेजेंस होती है। तो कैल्शियम के ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज और C2 के ऊपर है 2 नेगेटिव चार्ज। C2-2 इज कार्बाइड आयन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बाइड आयन। C ट्रिपल बॉन्ड C और दोनों कार्बन पे एक एक -1 चार्ज। तो अब इसके लिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे हैं? दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड 2 आर पाई बॉन्ड। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिग्मा एंड 2 पाई। Next question number 20, the formation of molecular complex BF3NH3 result in the change in hybridization of boron। बोरोन के हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज हुआ है? देखिए जब वो सिंगल BF3 की फॉर्म में था तो यहाँ पर बोरोन के लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। और जब वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ गया, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? NH3 ने अपना एक लॉन पेयर इसके साथ में शेयर किया है, और शेयर करने के बाद में इसके अराउंड टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 4। तो यहाँ पर अगर आप बोरोन के लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखोगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड अराउंड बोरोन, तो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp3।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 में चेंज हुआ है। तो sp2 टू sp3, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये है आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। इन क्वेश्चंस को करने के बाद में ये क्लियर चीज़ है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए गए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन या स्ट्रक्चर ये तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया। इसके अलावा MOT, जिसमें हम बॉन्ड ऑर्डर, डायमैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, इसके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। और छोटे छोटे टॉपिक लाइक फजांस रूल, डायपोल मूवमेंट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो स्किप किया जा सके। केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन में आई होप आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।